Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss section B, in which you have to answer just little bit of large answer as compared to section A. Okay. These question carry 2 marks. So answer should be little bit large. थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए उससे, जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनसे. ओके. तो इसके अंदर हम शुरुआत करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है भंवर धाराएं किसे कहते हैं. इनके कोई आपको 2 उपयोग लिखने हैं. तो सबसे पहले जाने भंवर धाराएं होती क्या है. भंवर धाराएं बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब कोई धातु है, जो भी धातु का टुकड़ा है उसकी जैसी भी आकृति होगी, उसको यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, और किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में, याद रखने वाली बात है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दें. तो आपको पता है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से उस जो धातु के टुकड़े के संपूर्ण आयतन के अंदर, जैसे तालाब होता है, तालाब के अंदर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें कैसे भंवर उत्पन्न होते हैं, उस प्रकार के भंवर इसके अंदर उत्पन्न होते हैं. ये भंवर जो होते हैं धाराओं के भवन होते हैं, विद्युत धारा के भवन होते हैं, भंवर होते हैं, सॉरी. ठीक है. इन जो भंवरों को हम बोलते हैं, जो इस प्रकार की धारा होती है, उनको बोलते हैं भंवर धाराएं. इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट्स. ओके. इंग्लिश में इनको बोलते हैं एडी करंट्स. ओके. तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए. ये डायग्राम जो जैसे मैंने बनाया, ये एक जो इसमें एक धागे से लटकाया गया ये वाला, ये एक धातु का टुकड़ा है. ओके. और ये जो है इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है. मान लीजिए ये किसी समय इस तरफ ये गति कर रहा है, ये जो धातु का टुकड़ा है. ओके. तो ये बिल्कुल लेंज के नियम के अकॉर्डिंग वैसे ही है. ये उसके अंदर क्या होता है, परिवर्तन का विरोध होता है. तो देखिए ये इसमें भी संपूर्ण आयतन के अंदर इस प्रकार ये जो है धाराओं के भंवर उत्पन्न हो रहे हैं. अब भंवर कैसे उत्पन्न होंगे, जैसी उसकी आकृति होगी वैसे ये चक्कर उत्पन्न होंगे. ओके. क्योंकि धातु के टुकड़े की आकृति कैसी है, वर्गाकार है, तो इनकी आकृति क्या रहेगी, वर्गाकार रहेगी. यदि धातु का टुकड़ा होता ऐसे गोलाकार, ओके, तो उसके अंदर यदि जो भंवर उत्पन्न होते तो फिर कैसे होते, ये फिर ये ऐसे गोलाकार होते. मतलब कहने का, जैसा धातु का टुकड़ा होगा, यदि धातु का टुकड़ा मान लो इस प्रकार का है, ओके, इसमें थोड़ा कट लगा हुआ है, इसके अंदर जो भंवर उत्पन्न होंगे वो आपके इस प्रकार होंगे. ओके. तो इस प्रकार ये भंवर इसके अंदर उत्पन्न होंगे. इन्हें बोलते हैं भंवर धाराएं. एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जो इनका जो तल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है. अब देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है. तो आप इसके अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर एक रेखा खींचो. ठीक है. ये तल देखो इनका क्या है, इनका जो तल है, जो भंवर धाराएं उत्पन्न हो रही है उनके तल के लंबवत है. ओके. अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो. क्या लिखा देखो, कि भंवर धाराएं क्या होती है, कि जब किसी बंद पथ धातु के स्थूल टुकड़े से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है. ये इंपॉर्टेंट लाइन है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन लिखना है. ओके. तो इसके संपूर्ण आयतन बंद पथ में मतलब जो क्लोज होगा सर्किट, ओके, में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिनकी प्रकृति कैसी होती है, जिनकी प्रकृति पानी में उत्पन्न भंवरों के समान चक्रदार होती है, तथा जो इनका तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होता है. ओके. तो ये हो गया. इसके कोई 2 उपयोग लिखने, इसके उपयोग बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे लिखे हैं, आपको जो अच्छे लगे वो आप लिख सकते हैं. विद्युत रेलगाड़ियों के ब्रेक में प्रयोग होता है, उनको ब्रेक लगाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है. नेक्स्ट है रुद्ध दोलन धारामापी के अंदर. रुद्ध दोलन का मतलब होता है जो धारामापी है वो जल्दी सी विराम अवस्था के अंदर आ जाए. ओके. यदि तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो उसकी जो कुंडली होती है, तांबे की कुंडली होती है, आपको पता है धारामापी के अंदर टॉर्क लगता है उसके ऊपर, यही सिद्धांत है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा गया है. अब वो जल्दी से विराम अवस्था में आ जाए, उसके लिए जो तांबे की जो कुंडलियां होती है उनको किसके ऊपर लपेटा जाता है, उसके अंदर एक होता है जो क्रोड होती है, वो किसकी बनाई जाती है, एल्युमिनियम की बनाई जाती है.
अब एल्यूमिनियम चालक है तो उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, जिससे वो जल्दी से विराम अवस्था में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मापार्य उपचार में हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, वो क्या है? चालक है, अच्छा चालक है। तो उसके अंदर भी भंवर धाराएं उत्पन्न करवाई जाती है। वो डिवाइस इस प्रकार लगाया जाता है कि जिससे भंवर धाराएं उत्पन्न हो, तो जो ऊतकों की सिकाई है हो जाती है, या जहाँ पर चोट लगी है, अंदरूनी चोट, वो उसमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है इंडक्शन कुकर। इंडक्शन कुकर आपने देखे होंगे। इंडक्शन कुकर होते हैं कि ये बिजली से चलते हैं और इनके ऊपर खाना गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसी विद्युत प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर। लेकिन जैसे ही आप उस बर्तन को हटाते हैं तो नीचे जो कुकर है वो गर्म नहीं होता, वो ठंडा ही रहता है। कारण क्या है कि जो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी वो केवल उस बर्तन के अंदर उत्पन्न होती है। ओके, नेक्स्ट है प्रेरण भट्टी के अंदर। प्रेरण भट्टी के अंदर धातुओं को गलाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है जो गाड़ियों के स्पीडोमीटर है, जिससे हमें गाड़ी की स्पीड पता चलती है, वो भी इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ओके, तो इसमें आपको सारे नहीं लिखने, केवल आपको 2 लिखने हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए अभी आप क्या लिखोगे, एक के डेफिनेशन लिखोगे, एक के चित्र बनाओगे, और इसमें से 2 बेस्ट आपको जो अच्छे लगे वो लिख देना। तो इतना सफिशिएंट है, ये 2 मार्क्स का हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकत्व का गाउस का नियम लिखिए। चुंबकत्व का गाउस का नियम ये है, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है तो चाहे छोटा ही होगा ये तो। किसी बंद पृष्ठ से जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो नेट चुंबकीय फ्लक्स, वो सदैव शून्य होता है। मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो जरूर लिखना है, अथवा मतलब जो अर्थात B.ds का जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या होगा? 0 होगा। ओके, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो जरूर लिखना है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एकल ध्रुव, या जिसको बोल सकते हैं कि किसी चुंबक का विलगित ध्रुव है, वो संभव नहीं है। आपके पास एक चुंबक है, आप उसको तोड़ोगे तो ये नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं हो सकते, ये कहना चाहता है। ओके, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर दिया है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम लिखिए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आप उसके अंदर पूरा दोबारा देख सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन क्या है कि जब किसी बंद परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ओके, और यदि परिपथ बंद हो तो उसके कारण क्या होगा? परिपथ के अंदर प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। यह है फर्स्ट लॉ फैराडे का। और फैराडे का दूसरा नियम क्या बताता है? दूसरा नियम, ये शॉर्ट आंसर के अंदर भी आ सकता है, मल्टीपल, ये केवल परिमाण बताता है। ओके, प्रेरित विद्युत वाहक बल का ध्यान से देखो, परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, बराबर होता है या समानुपाती होता है, ये लिख सकते हो। ओके, तो E = होता है -d∅/dt। जो फैराडे ने दिया था उसके साथ माइनस नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देते हैं क्योंकि लेंज ने दिया था, इससे दिशा भी पता लग जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कुंडली का स्वयं प्रेरित 20 हेनरी है। 100 वोल्ट का यहाँ पर नाम जो है वो प्रेरित है। ओके, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए? ओके, तो यहाँ पे L है दिया है, वो 20 हेनरी दिया है। ये जो प्रेरित EMF दिया आपको 100 वोल्ट का। ओके, 1 सेकंड मतलब ये डेल्टा T है, टाइम परिवर्तन। ओके, कितना रह जाना चाहिए? 10 एम्पियर रह जाना चाहिए, मतलब फाइनल जो धारा है वो 10 एम्पियर रह जानी चाहिए, I2। तो इसमें आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, नहीं तो इसको ड्राइव कर लो। मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइव कराया है। ड्राइव कैसे कराया? देखो, स्वयं प्रेरण गुणांक से phi = होता है Li। ओके, इसका किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो d∅/dt = Ldi/dt। इस समीकरण को मान लिया इक्वेशन 1। ओके, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है? E = होता है -d∅/dt। अभी थोड़ी देर पहले किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो d∅/dt है उसके अंदर हम लिख देंगे Ldi/dt। ओके, तो ये मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। अब देखो जो दिया है वो इसके अंदर, इसलिए बोल रहा था या तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, आप इसी फॉर्मूले को आप याद रख लो, तो फिर ये इतना करना नहीं पड़ेगा। अब जो इसके अंदर दिया है वो रखो आप। विद्युत वाहक बल E आपको दिया है 100 वोल्ट, L आपको दिया है 20 हेनरी,
डेल्टा आई टाइम परिवर्तन, वो बोल रहा है 1 सेकंड बाद इतना रह जाना चाहिए, मतलब ये डेल्टा आपका टी है। ओके, डेल्टा टी है 1 सेकंड। साथ में उसमें जो धारा परिवर्तन दिया है वो डेल्टा आई इज इक्वल टू होता है I2 माइनस I1। अब ये क्या है, ये जो डी आई है उसको डेल्टा आई लिख सकते हैं, और जो बटा डी टी है उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा टी। डी आई का मतलब हो गया डेल्टा आई। ओके, उसको आप लिख सकते हो I2 माइनस I1। T2 समय पर धारा माइनस T1 समय पर धारा, और T2 माइनस T1 ये क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा टी। ओके, तो ये वो बोल रहा है, दोबारा देख लो इसको। 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पीयर की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए, मतलब फाइनल कितना हो जाना चाहिए वो निकालना है। मतलब मेरे को I2 ज्ञात करना है, तो I2 माइनस I1, ठीक है, I2 माइनस I1 कितना रह जाना चाहिए, 10 एम्पीयर रह जाना चाहिए, वो आपको निकालना है। तो ये सारा इसके अंदर रखा, जो ऊपर फॉर्मूला मैंने निकाला था ये वाला। तो इसके अंदर देखो, E का मान 100 रख दिया, L का मान 20 रखा, I2 माइनस 10 बटा 1 जो डेल्टा टी है। उसके बाद में इसको किया सॉल्व ये किया, 20 5 100, तो ये हुआ -5। I2 माइनस 10, I2 आपके पास आया 5 एम्पियर। ओके, ये हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1000 फेरों वाली एक कुंडली को 6.5 गुणा 10 की घात -4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। ओके, उसमें से गुजर रहा है। यदि सेकंड में यह फ्लक्स कम होकर 15 गुणा 10 की घात -5 वेबर रह जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यदि 1 सेकंड है, ओके, मैंने यहाँ पे गलती से लिखा नहीं होगा, यहाँ पे 1 सेकंड होगा। 1 सेकंड में धारा का मान, जो फ्लक्स का मान इतना रह जाए तो प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। तो यही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से E इज इक्वल टू होता है -d बटा dt। ओके, क्योंकि उसमें n फेरे है तो मैंने लिख लिया n। अब d किसके बराबर होगा, φ2 माइनस φ1, और बटा में T2 माइनस T1 होगा, क्योंकि वो आपको दे रखा है कि 1 सेकंड के अंदर, तो मतलब डेल्टा टी 1 सेकंड है। अब ये देखो इसमें क्या दिया है, इसके अंदर जो आपको दिया है φ2 का मान और φ1 का मान दिया हुआ है, फेरों की संख्या आपको दी गई है, डेल्टा टी का समय आपको दिया गया है 1 सेकंड। ये सारा मैंने इसके अंदर रखा, समीकरण 1 के अंदर। इसको आप सॉल्व करना, ये हो जाएगा। ओके, ये सारा मैंने इसके अंदर रखा। उसके बाद में यहाँ पे 10 की घात -4 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बचा 15 गुणा 10 की घात -1 -6.5, तो ये बचा आपका 1.5 -6.5, क्योंकि से 1.5 हो गया, ये 10 की घात -1 है वो बटा में होगा, तो इन दोनों का माइनस किया, ये बचा मेरे पास -5। तो इसको मैंने हल कर लिया, ये माइनस है, बाहर भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बचा मेरे पास 0.5 वोल्ट। अब इसके लिए प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी है आपको, तो प्रेरित धारा जो होगी I बराबर E बटा R होगा। ओके, ये ओम के नियम से याद रख लो, V इज इक्वल टू IR होता है। I का मतलब EMF ही है, वोल्ट ही है, तो I बराबर क्या हो गया, V बटा R, मतलब E बटा R। ओके, इसमें मैंने 0.5 रखा, और जो R का मान उसमें दिया है इसी के अंदर देखो, 200 ओम का प्रतिरोध, तो उससे प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी है, प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी है। तो प्रेरित धारा के लिए ये रखा, इसमें आया 0.0025 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अर्ध शक्ति आवृत्तियों को परिभाषित कर इन बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। छोटी सी डेफिनेशन है, करनी है इसको। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर 2 आवृत्तियां, कौन कौन सी आवृत्तियां, F1 व F2 पर स्थित परिपथ में शक्ति है उसके अनुनादी मान का आधा होता है।
ओके, अनुनादी मान का जो इनके ऊपर इन पॉइंट्स के ऊपर शक्ति क्षय क्या होता है, आधा होता है। इन आवर्तियों को हम कहते हैं अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां। ओके, ये चित्र देखो, इसके अंदर जो एफ आर लिखा है, मैंने बीच के अंदर एफ आर लिखा है, ये वाला जो है एफ आर है ये, और इसके दोनों ओर F1 और F2 आवृत्ति है। ये जो दो पॉइंट है ए और बी, ये ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखना इसके अंदर ये पूछ सकता है कि ये चित्र दिया आ जाए और पूछ ले कि ये ए और बी पॉइंट क्या है। ये अर्ध शक्ति बिंदु है। इन पॉइंट्स के ऊपर जो शक्ति क्षय होता है वो क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति पे जितना होता है उसका आधा। ओके, बस इतना ही है, यही है अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां। डेफिनेशन लिखनी है, बाकी ये बड़ा क्वेश्चन हम आगे आएंगे तब करेंगे। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर दो आवृत्तियां जो F1 व F2 है, पर परिपथ में शक्ति क्षय उसके जो अनुनादी मान का क्या होता है, आधा होता है। जितना अनुनादी मान पर होता है उसका शक्ति क्षय इन पॉइंट पर आधा होता है। तो चित्र के अंदर जो पॉइंट ए और बी दिए हैं वो ध्यान रखना कौन से पॉइंट है, वो अर्ध शक्ति पॉइंट है, अर्ध शक्ति बिंदु है। साथ में इसमें एक पॉइंट और भी पूछा है, कौन सा, इन बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। यह वैसे बता ही दिया, इन बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान। अर्ध शक्ति बिंदु ए व बी पर विद्युत धारा का मान अधिकतम जो मान का होगा वो 1/√2 होगा। ओके, अनुनादी आवृत्ति के ऊपर मान लो कि ये मान है। अनुनादी आवृत्ति के ऊपर यदि आपके पास है IRMS मैक्सिमम, तो इन पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इनका 1/√2 गुणा, ये जो √2 बटा में क्या वो गुणा ही है। ओके, इतना होगा। ये मैंने इस ग्राफ के अंदर भी पूरा लिखा है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो अनुनादी आवृत्ति वाला है FR जो लिखा ना यहाँ पे, इस रूट पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, तो इन पॉइंट के ऊपर कितना होगा, इन पॉइंट के ऊपर इसका 1/√2 गुणा, 1/√2 गुणा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCR परिपथ के अंदर R आपको दिया है 100 ओम, L आपको दिया है 1 मिली हेनरी, C आपको दिया है 1000 माइक्रोफेरेड। तो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये तो न्यूमेरिकल है, अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको पता है F0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 पाई √LC। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, वही होता है ना जिसके ऊपर XL बराबर XC हो जाए। प्रेरकत्व का प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात के बराबर हो जाए। तो इसके अंदर सारा मान दिया गया है। L का मान दिया आपको 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करना है, 1 × 10⁻³ हेनरी। ओके, C आपको दिया है माइक्रोफेराड में, इसको आपको फेरेड में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो को फेरेड में करेंगे तो 10⁻6 से गुणा करेंगे। उसके बाद ये सारी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले के अंदर रखना और इसको करना सॉल्व। ये आपको अपने आप करना है, इसके अंदर किया आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट है बैंड चौड़ाई। ये इंपॉर्टेंट है, बैंड चौड़ाई क्या, बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, R/2πL होता है। ये सारा उसके अंदर ही करेंगे हम, अर्ध शक्ति बिंदु की पूरा वो जो निकालेंगे ना बड़ा क्वेश्चन, तो लेकिन अभी क्योंकि फॉर्मूले न्यूमेरिकल है तो उसके याद रखने पड़ेंगे, R/2πL। ये कैसे आया, ये आया है विशेषता गुणांक से। ओके, तो विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर किसके बराबर होता है, ω0। ω0 क्या है, कोणीय अनुनादी आवर्ती, उसका मान क्या होता है 2πf0। ओके, बटा में लिखा है इसका 2 × Δω। Δω क्या है, Δω यही है बैंड चौड़ाई, ये जो Δω यही है बैंड चौड़ाई, इज इक्वल टू होता है ω0 L/R। अब इसमें देखो ω0 से ω0 कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास ये बचा। इसमें मेरे को निकालना है Δω का मान, तो मैंने इसको क्योंकि दोनों ओर उल्टा कर लिया, तो 2 × Δω R/L। यहीं से ये आया, ये वाला देखो, क्योंकि ये बटा में 2 इधर हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, R/2L हो जाएगा। और क्योंकि ओमेगा दिया है, ओमेगा को मैंने फ्रीक्वेंसी में बदलना है, बैंड चौड़ाई ज्ञात करनी है, F ज्ञात करना है, मतलब F2 - F1 ज्ञात करना है। ओके, तो ये आपका, इसके लिए हम लिख देंगे ओमेगा क्या होता है 2πf होता है, तो Δω क्या होगा 2π∆f, तो इसलिए इसके साथ में लिखा मैंने 2π। ओके,
अब इसके अंदर सारी वैल्यू आपको दी गई है, आर की वैल्यू आपको दी गई है 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, एल का मान आपको दिया गया है, ये इसके अंदर रखना और इसको सॉल्व करना। ये आपका आएगा 50,000 बटा पाई, हर्ट्स में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआर परिपथ में फेजर आरेख बनाइए और प्रतिबाधा आरेख बनाइए। यहां पे ये क्वेश्चन मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन आपको केवल क्या बनाना है, आरेख ही बनाना है। एलआर परिपथ क्या होता है, एलआर परिपथ के अंदर ये होता है एलआर परिपथ, देखा इसके अंदर ये जो लगा है एक प्रेरकत्व लगा है और ये एक लगा है प्रतिरोध, श्रेणी क्रम के अंदर लगे गए हैं। V ये जो है वोल्टता, हम क्या हम इसके अंदर मान लेते हैं ये जो VL माना, ये माना मैंने प्रेरकत्व के सिरों पर विभवपात मतलब विभांतर, और जो VR माना वो प्रतिरोध के सिरों पर विभांतर। ओके, तो ये सारा लिख लिया। VL बराबर किसके बराबर होगा, VL बराबर होता है IXL और VR बराबर हो गया IR। ओके, अब इसके अंदर आपको पता ही है इसका फेजर आरेख ही बनाना है, लेकिन यहां पे मैं पूरा कर रहा हूं, ये 4 नंबर वाले में क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। तो प्रतिरोध के अंदर जो ऐसी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, वो क्या होती है, उसकी धारा व वोल्टता दोनों समान कला में होते हैं। ओके, और प्रेरकत्व के अंदर क्या होता है, प्रेरकत्व के अंदर जो वोल्टता है वो धारा से π/2 के कला संबंध से आगे रहती है। इसी से आपका बन जाएगा फेजर आरेख। ये देखो, ये बन गया फेजर आरेख। ये जो VR है और ये I है, ये दोनों समान कला के अंदर है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अंदर समान कला के अंदर रहते हैं। ये I है इधर, VL है इधर आपका, इन दोनों के बीच में कला संबंध कितना है, ये देखो π/2 का कला संबंध है। ओके, अब ये जो V माना वो मैंने क्या मान लिया, वो मैंने मान लिया परिणामी है। जब एक परिपथ के अंदर L भी लगा हो और R भी लगा हो, दोनों साथ लगे हो, तो उस समय जो कला संबंध मान लेते हैं कितना है, 5। ओके, अब ये क्या बन गई, ये आपके पास बन गई एक समकोणीय त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि इधर वाला VL है तो ये वाला भी क्या होगा, VL ही होगा। अब इसके अंदर ये रह गया कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, ये छोटा सा ही है बिल्कुल, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। ओके, VR और VL की जगह जो मैंने मान रखा था, VR क्या होता है IR और VL क्या होता है IXL, ये इसके अंदर इसकी वैल्यूज रखती। तो इसके अंदर देखो I ये कांस्टेंट है, क्योंकि I का स्क्वायर होगा, इसके अंदर भी I का स्क्वायर होगा, स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो I, अंदर आपका सिर्फ ये बचेगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, वो होता है Z, जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबाधा। ओके, तो इसमें साथ में प्रेरित धारा भी यदि निकालना हो, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसमें प्रेरित धारा भी निकालनी पड़ेगी। तो प्रेरित धारा ये जो निकल गया ना, V बराबर IZ है, यहाँ पे I का मान निकालना है, मतलब V बटा Z, तो ये V बटा स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जो है L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ओके, अब इसके साथ में कला संबंध निकालना हो तो कला संबंध भी इसी समीकरण से निकालेंगे। देखो ये है VL और ये नीचे दिया VR और ये दिया फाई, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब बटा आधार tan थीटा होता है, क्योंकि फाई लिया है तो tan फाई हो गया। ये देखो VL बटा VR, VL की जगह मान रखा, ये I से I कैंसिल हो गया, XL बटा R हुआ आपका, और फाई जो निकाला ये tan इधर आके इनवर्स हो गया, tan इनवर्स XL बटा R। आपको केवल आरेख बनाना है, यही आरेख है प्रतिबाधा आरेख। जब आपको ये आ जाएगा ना, ये जो फेजर आरेख आ गया, तो प्रतिबाधा आरेख में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो VL है उसी से IXL निकलता है, मतलब यहाँ पे XL होगा और यहाँ पे R होगा, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे V लिखा है क्योंकि इसके अंदर, वहाँ पे Z होगा ये। ओके, ये देखो नीचे, तो इसको ध्यान से आप देखना पहले, ये देखो क्योंकि ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये नीचे आ गया, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लो ये R हो गया और ये XL हो गया। ओके, ये एंगल बीच में फाई था,
तो ये आया, ये परिणामी प्रतिबाधा आ गई इसकी, जब दोनों आर भी लगा हो और एल भी लगा हो, तो जो उसका जो अवरोध होगा वो कितना होगा, वो जो आगा जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है, Z इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर आर का स्क्वायर अंडर रूट। इसके साथ में अभी केवल आपको आरेख आरेख ही बनाने थे, एक तो ये प्रतिबाधा आरेख बनाना है और दूसरा आपको इसके अंदर बनाना है ऊपर वाला फेजर आरेख, और इसके अंदर आपको और कुछ नहीं करना। ओके, यदि इसके साथ कला संबंध आ जाए तो ये आपको बनाना है। देखो ये वाला जो बता रहा है, क्या बता रहा है, वो बता रहा है V, क्योंकि फाई का कला संबंध है ना दोनों के अंदर, तो ये जो नीचे ये डैश डैश करके जो मैंने बताया है ये है I, इन दोनों के अंदर कला संबंध क्या फाई, बस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, V इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी वोल्ट का स्रोत 10 ओम प्रतिरोध से संयोजित हो तो ज्ञात कीजिए VRMS और IRMS। तो VRMS ज्ञात करना है तो ये आपको समीकरण दी गई है, V इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी। इस समीकरण को करने से पहले आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिख लो साथ में, VRMS इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों की तुलना करनी है, तुलना कैसे करनी है, ऐसे, ये जो V नोट है वो होता है शिखर मान, मतलब ये 200 मेरे को दिया है वो शिखर मान दिया है। ओके, तो ये मैंने ले लिया शिखर मान। अब शिखर मान का क्या संबंध होता है, शिखर जो मान होता है वो RMS मान का √2 गुना होता है। तो मेरे को तो VRMS ज्ञात करना ना, मेरे को VRMS ज्ञात करना है, तो V नोट बटा √2 हो गया, वो इधर जाके बटा में हो गया। ओके, तो इसका मैंने वो प्रमेयीकरण कर लिया, √2 गुणा √2, क्योंकि ताकि नीचे 2 बच जाए, इन दोनों से 2 बार निकलेगा तो वो गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इन दोनों से 2 बार आएगा। ओके, 2 बार आएगा तो ये ऊपर होगा, ये 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 100 लिखना है, हाँ, तो ये आ गया 100, यहाँ पे आपको 100 लिखना है। ओके, अब ज्ञात क्या करना है साथ में, अब ज्ञात करना है 10 ओम प्रतिरोध से धारा का मान भी ज्ञात करना है, 10 ओम के प्रतिरोध से धारा का मान भी ज्ञात करना है, तो यहां पे आपका 100 है। ओके, एक सेकेंड, 10 ओम का प्रतिरोध दिया है ना, 10 ओम का, जी हाँ 10 ओम का प्रतिरोध दिया, तो यही करना है। तो VRMS किसके बराबर होता है, IRMS गुणा R, मतलब ओम का नियम याद रखना, V बराबर IR होता है, तो ये RMS है तो ये भी RMS है। ओके, तो इसके अंदर आप ये, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे 100 लिखना था, 100 लिखना था, तो ये कट जाएगा। ओके, तो RMS का मान कितना आ गया, IRMS का मान आ गया 10√2a आ गया। ओके, ये डन हो गया, ये कर लेना। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका एक उपयोग लिखिए। ट्रांसफार्मर जो काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर के उपयोग लिखने, मैंने यहाँ पे 3-4 उपयोग लिखने, आपको इससे भी 2 अच्छे उपयोग लिख देना। एक तो आपको पता है, जो घर में, हमारे घरों में जो संचरण होता है, जो मतलब मेन पावर स्टेशन से लेकर सब पावर स्टेशन, उसके बाद में आगे सब पावर स्टेशन कई प्रकार के आने के बाद में जो घरों में आता है, तो उसमें संचरण में प्रयोग होता है, विद्युत ऊर्जा के संचरण में प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत वेल्डिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के अंदर धातुओं की। ओके, ये कारण आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए बताया है। इसका कारण ये है कि वेल्डिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, अधिक मात्रा में धारा चाहिए, तो इसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन का मतलब वो केवल वोल्टता डाउन करता है, धारा को उच्च कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये क्या करता है, इसका उपयोग एक्सरे जो मशीन होती है उसके अंदर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्सरे उत्पन्न करने के लिए आपको अधिक विभव लगाना पड़ता है, अधिक वोल्टता चाहिए, तो ये क्या करता है, वोल्टता को बढ़ा देता है। कारण आपको नहीं लिखना, केवल ये लिखना है, समझोगे तो फिर आप कभी गलत नहीं करोगे। इसके अलावा छोटे छोटे ट्रांसफार्मर का उपयोग टीवी के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है, चार्जर के अंदर होता है। ओके, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, कार्यफलन और देली आवृत्ति। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्लीज उन वीडियो को देखें, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन, जो 16वां क्वेश्चन, जो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर था, उसके अंदर बाय मिस्टेक थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। वो गलत क्या बताया, किसी ने कमेंट भी नहीं किया, मैं वहां पे बता रहा हूं कि मैं इधर ले जाकर उसको भाग करूंगा।
इधर ले जाकर भाग थोड़ा होगा भाई, ये इधर होगा भाग। ठीक है, आपको पता नहीं म्यू बट्टा म्यू नोट होता है, म्यू आर। ओके, तो उसमें वहां पे ये करेक्ट करना थोड़ा। तो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता क्या होती है, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू नोट 1 प्लस काई। ओके, म्यू आर क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता ये म्यू नोट है, वो इधर आकर भाग होगा। उस दिन मैंने बोल दिया इधर जाकर भाग होगा। ओके, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया। तो ये म्यू किसके बराबर होगा, म्यू बराबर होगा, ये जो म्यू नोट इधर भाग आएगा ना, तो म्यू बटा म्यू नोट होगा, ये आपका बराबर होगा म्यू आर के बराबर। ओके, अब इसमें आप देखो ध्यान से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए जो म्यू आर का मान कितना होता है, 0 से तो अधिक होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर यही बोला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति निकालनी है, मतलब काई का मान निकालना है। तो 0 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, मतलब पॉइंट में होगा, मान लो 0.5 है। ओके, तो काई का मान कितना आएगा, काई का मान ये इधर आकर माइनस होगा ना, माइनस होगा तो आपके पास में, क्योंकि ये एक जो बचा इसके अंदर वो 0.5 के अंदर जाकर माइनस होगा ना, तो आपके पास में फाइनल जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा ना, नेगेटिव ही आएगा। तो यही बोल रहा है ना वो, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय जो प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ओके, तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हैं, थोड़े ध्यान से करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।